गुड इवनिंग। रतन लाल बोल रहा हूं और आज रोहित वेमुला शहादत दिवस है, उनके लिए नमन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और वह विषय है कि यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि रोहित वेमुला का जो मसला था वो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, तो विश्वविद्यालय का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे हो, क्या मतलब है, ये इस विषय पे मुझे बोलने के लिए कहा गया है। साथियों, मैं कोई बहुत ही सैद्धांतिक बात बहुत ज़्यादा या बड़े बड़े प्रतीकों का आज मैं उपयोग करने के मूड में नहीं हूँ। बहुत ही सिंपल बातों से मैं अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रजातांत्रिकरण का मतलब है कि सब लोगों के लिए समान स्पेस, सबको उचित अवसर और तमाम बात विचार विमर्श करने का अवसर। लेकिन एक बात प्रस्तावना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन कोई स्वतः प्रक्रिया नहीं है। ये अपने आप डेमोक्रेटाइजेशन किसी इंस्टीट्यूशन का और किसी व्यवस्था का नहीं होता है। डेमोक्रेटाइज करने के लिए, उसको प्रजातांत्रिक स्वरूप में लाने के लिए संघर्ष होते हैं और बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ती है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग ये समझते हैं कि स्वतः हो जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है। और खास तौर से रोहित वेमुला के संदर्भ में कह रहा हूं और अपनी बात ये रखना चाहता हूं कि देखिए, जातियां जो हैं, जातियां किसी निर्धन ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, जातियां पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है। इसलिए जहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पे ज्यादा जातीय दमन शोषण बहुत मीठे तरीके से पूरा दमन होता है। इसलिए मैं सैद्धांतिक बात में न जाते हुए मैं सीधा अपने कुछ संस्मरण हैं, अपने कुछ अनुभव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 3 दशक से ऑलमोस्ट मैं जुड़ा हुआ हूं। 6 बरस छात्र रहा, 23 वर्ष शिक्षक हूं। और किस किस तरीके से यहाँ जातीय दमन और भेदभाव होता है और किसके साथ होता है ये भी जानना जरूरी है। किसके साथ होता है, उसमें हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज कैसे रिएक्ट करता है, इस पे मैं एग्जाम्पल देके मैं आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से बात रखने की कोशिश करूंगा। आज अम्बेडकरनामा पे मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से कि 1952 में एल्फिंस्टन कॉलेज जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में, छात्र के बारे में, शिक्षक के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बारे में क्या कहा था। मुझे लगा कि आज भी वो बात जायज़ है। इसलिए जो साथी देखना चाहे अम्बेडकरनामा जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं इस बात से कि मैं, आप सब जानते हैं कि मैं एक एकेडमिशियन, एक शिक्षक होने के नाते एक्टिविस्ट भी हूं। और पिछले 4-5 वर्षों में मुझे लगता है कि 500 से कम सभाएं हमने नहीं की होंगी, दिल्ली में भी, देश भर में भी। और सड़क से संसद मार्ग तक और लाइब्रेरी से लेकर कॉलेज तक तमाम पढ़ाना लिखाना और तमाम सब करना। इसके साथ साथ कई मुकदमे, मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना। इसके बावजूद मैं, ये दम्भ नहीं है, लेकिन ये कहना जरूरी है क्योंकि हमारे बहुजन जमात के लोग इन सब पे बात नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ चुनाव के दिन सब समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद हमने जितनी किताबें और लेख प्रकाशित किया है, भारत के अभी किसी भी जाति और धर्म के लोग, मेरे उम्र के, जितने मेरे मुकदमे हैं, जितना मेरा संघर्ष है, उसके साथ जितने किताबें और जितने मौलिक शोध, जिसका आप किसी विश्वविद्यालय, दुनिया के किसी एजेंसी से आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रकाशित किए हैं। अगर भारत में किसी ने प्रकाशित किया होगा तो मैं उनको बुला कर लाइए, मैं इस्तीफा सौंप दूंगा नौकरी से। ये मेरा दम नहीं, मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि हमारे समाज के लोग इस चीज को कभी विमर्श में लाते नहीं, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि इतना लिखने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बावजूद, अगर मेरी काबिलियत किसी भी व्यक्ति से ज्यादा है तो क्या विश्वविद्यालय में मुझे प्रोफेसर बनाया जा सकता है? बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के मुझे प्रिंसिपल बनाया जा सकता है? मुझे कुछ नहीं बनाया जा सकता है। इसका कारण यह है
कि वो नेपाल का गलत स्पेलिंग बोल के भी पास कर जाएंगे, मैं चेकोस्लोवाकिया का सही स्पेलिंग बोलकर भी फेल हो जाऊंगा, फेल कर दिया जाऊंगा। और इसका कई एग्जाम्पल मैं कोट करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये व्यवस्था ऑप्रेसिव है, ये आपको डेमोक्रेटिक होने नहीं देगा, आपसे उस तरह से हर कदम पे आपको दबाएगा। और दबाएगा कौन? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। अगर मैं आज न बोलूं, जो वंचित जमात हैं, चाहे जो किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन चला, चाहे रोस्टर का मसला था, चाहे तमाम, मैं अच्छे बंगलों में रहता हूं और लोग जानते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझे क्या समस्या है? व्यवस्था को मेरे से कोई समस्या नहीं, मेरे से समस्या किस लिए है? अगर मेरे ऊपर इतने मुकदमे हो रहे हैं, मुझे फर्जी केस में फंसाए जा रहे हैं, मेरे दमन के, मेरे भेदभाव के कई अगर इजाद किए जा रहे हैं मैकेनिज्म, तो क्यों इजाद किए जा रहे हैं? क्या मेरे पिताजी की जमीन की, मेरी जमींदारी की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। यहां मेरी कोई जमीन की लड़ाई नहीं, कोई संपत्ति की लड़ाई नहीं है। मुझे इसलिए तरह तरह से दमन किया जा रहा है कि मैं वंचित जमात, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसके पक्ष में लगातार बोलता रहा हूं। इसलिए कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक तरह तरह की लीलाएं होती हैं दमन करने की। तो उस समय आप डिफरेंस समझिए, ये डिफरेंस समझना होगा कि सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में संघर्ष करता होता है तो उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है। समाज अगर व्यक्तिगत संघर्ष भी कर रहा होता है, मैं तो समुदाय की बात कर रहा हूं, वो व्यक्तिगत संघर्ष भी कर रहा होता है तो उसका समुदाय उसके साथ खड़ा होता है। और हमारे बहुजन जमात के लोग, उनकी लड़ाई भी लड़िए तो वो कह देगा कि रतनलाल की व्यक्तिगत लड़ाई है। समाज की जमात की लड़ाई लड़िए तो भी कह देगा कि उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। तो हमारे समाज के लोग पीछे हैं। बहुजन आप 85 नारा देते रहिए, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी का सामंतीकरण है वो दूर होने वाला नहीं है, वो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होने वाला है। ये बात समझने की, एक एक व्यक्ति, हम लोग जैसे लोग अपने जेब से खर्च करके आंदोलन में शरीक होते हैं। तो समाज कहता है कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई, तो ठीक है, चुप बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये समझिए, हमारे लोग इंतजार करते हैं कोई अप्रिय घटना घट जाएगा तब चलेंगे आंदोलन करने। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता होता है, सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप कहेंगे कि आपको पता नहीं है तो ये गलत बात है। सबको सब पता होता है। न तो आप उसकी उपलब्धि की चर्चा करेंगे, न उसके संघर्ष की चर्चा करेंगे, न उसके साथ खड़े होंगे। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी अभी डेमोक्रेटाइज नहीं होने जा रहा है। यूनिवर्सिटीज और तमाम ऐसे संस्थानें अब तो निजीकरण के हवाले होने जा रही है। और ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि हमारे लोग संघर्ष में साथ नहीं खड़े होते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं। तो ये दो पर्सपेक्टिव का, दो नजरिए का फर्क है और मैं बहुत ही गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये पोर्शन हटाते हैं। देखिए विश्वविद्यालय में दमन कैसे होता है। जैसे यहां सीधा आपको जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, सीधा जाति के नाम पे गाली देकर दमन नहीं होगा। लेकिन आप तरक्की ना करें, इसके लिए जितने व्यवधान हैं वो व्यवधान आपके लिए खड़े किए जाते हैं। और मैं अपने संस्मरण में आपको लिए चलता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और 96-98 में मैं जुबली हॉल का छात्र था। जुबली हॉल जिसको आईएस कॉलोनी भी कहते हैं, बड़े प्रकांड लोग उसमें रहते थे। तो इसलिए जब वहां हमने आवाज उठाई कि भाई यहाँ पे SC ST और फिजिकली जो लोग हैं, PWD के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो इससे लगा कि भाई उनके पूरे ही पता नहीं कौन से उनका जो महल बना हुआ है उसमें एक पूरा सा भूचाल आ गया और तमाम झगड़ा लड़ाई मारपीट हाईकोर्ट तक मुकदमा गया। मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली मुकदमा जीता और SC ST OBC रिजर्वेशन लागू हुआ। SC ST और PWD, उस समय OBC का हॉस्टल में अभी भी रिजर्वेशन नहीं। तो क्यों? वो मैं तो हॉस्टल का छात्र था, मुझे हॉस्टल की जरूरत नहीं थी। लेकिन सिर्फ सवाल उठाने पर, जो लोग सवाल नहीं उठाते, अगर जहां सवाल नहीं उठाए जाएंगे जिस संस्था में, उसका कभी डेमोक्रेटिक वो संस्था नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है।
हमारे लोग जितने बाबू हैं सरकारी, चाहे प्रोफेसर भी हैं, आप आके यूनिवर्सिटीज में आके देखिए, कॉलेजेस में, वो डरते हैं कि सवाल उठाएंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जब प्रोफेसर, जिस समाज का प्रोफेसर डरना शुरू कर दे, क्या उस संस्था का कभी डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा मैं आता हूं कि देखिए, हम लोग तो लगातार बोलते रहे हैं, चाहे समाज खड़ा हो ना हो, उसी कौन परवाह करता है। एक बुद्धिजीवी का काम होता है अपने समय के जलते प्रश्नों पे सवाल खड़े करना, लोग आए या ना आए, लेकिन सवाल तो खड़े किए जाएंगे ही जाएंगे। अब मैं अपने कॉलेज की कहानी सुनाता हूं, कैसे सांस्थानिक दमन होता है। कॉलेज में लगातार, आप सब जानते हैं, ओबीसी जब सेकंड फेज आया था, मंडल कमिश्नर, लोग लगातार उस समय लड़े थे। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे वाइस चांसलर जो है, उनको अगर हमारे खिलाफ कुछ नहीं लगा तो एक फिक्टिशियस महिला उतार दिया गया। फिक्टिशियस महिला, मोनिका राय नाम से, एक मेरे खिलाफ पूरे चांसलर, वाइस चांसलर, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन, प्रिंसिपल, लेबर कमिश्नर, तमाम जगह एक चिट्ठी लिखवाई गई और मेरे खिलाफ बहुत भयानक आरोप सब लगाए गए। तो हमने सोचा कि भाई, हमारे जैसे अदना आदमी से क्या सिस्टम को इतना समस्या हो सकती है कि वाइस चांसलर ऑफिस से 40 दिन के अंदर जो है चिट्ठी सब जगह से घूमते मेरे पास आ गया। वाइस चांसलर को हमने दिनेश सिंह जब कार्यकाल उनका था, वीसी थे, उस समय की बात कह रहा हूं कि जब कुछ नहीं बन पड़ा तो कम से कम एक कानूनी मर्यादा होती है कि जब कोई किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन लिया जाता है तो एक एफिडेविट लिया जाता है, लेकिन उस कंप्लेन में किसी तरह का कोई एफिडेविट नहीं था और सीधा मुझे भेज दिया है कि आप रिप्लाई करिए। मैंने दो काम किया, एक तो 5 पन्ने का मैंने रिप्लाई तैयार किया और वाइस चांसलर को भेज दिया। उसकी बहुत इस किताब में, और कितने रोहित, जो किताब लिखी गई है उसमें एक चैप्टर है, उसी चैप्टर की बात मैं कह रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है कैसे होती हैं सांस्थानिक साजिशें उर्फ मोनिका पुराण। उसके बाद दो मैंने काम किया कि कम से कम पता करो इसका एड्रेस क्या है। जो एड्रेस था वो पता किया हमने, वो फिक्टिशियस एड्रेस था और वोटर लिस्ट से हमने जाके पता किया तो पता लगा कि वहां इस तरह का कोई एड्रेस ही नहीं है। तो एक फिक्टिशियस नाम से वाइस चांसलर ऑफिस से लेकर प्रिंसिपल तक अगर आपसे ये नोटिस भेजे कि आप इसका जवाब दीजिए, तो आप समझिए सांस्थानिक साजिशें होती कैसे हैं, ये समझना होगा। ये बाकी टीचर के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सवाल नहीं उठाते हैं। तो किनके साथ होता है? जो सवाल उठाते हैं, जो SC ST OBC जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं उसके लिए बोलते हैं। हमने किसी से कुछ मांगने नहीं गए, मैंने किसी वाइस चांसलर को नहीं कहा कि मुझे कुछ बना दो, हम तो जमात की बात उठाते हैं। अब इसलिए मैंने कहा कि अभी देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं और यहां जहां मैं रहता हूं, अगर देखेंगे आप तो अगर मेरे से लोग नहीं जीत पाते हैं तो मेरे घर के आसपास पूरा कूड़ेदान बना देना, कचरा फेंक देना, ये सब सांस्थानिक साजिशें होती हैं। और ये लगातार इस पे अखबारों में छपा है, सोशल मीडिया में गया है और 2 बार फर्जी मुकदमे महिला उत्पीड़न के केस किसी व्यक्ति पे लगाना, इस तरह से साजिशें होती हैं संस्थानों में। और दोनों बार मैं जीता हूं, आज तक मुझे रिपोर्ट नहीं दिए गए। तो आखिर सिर्फ मुझे ये कहना है कि ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं और मैं जानता हूं कि यहां पे लोग कुंजी लिख के भी प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन मैं रिसर्च बुक लिख कर भी मुझे नहीं बनाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के मैं जब मुकदमा लड़ने गया था तो सिर्फ हमने कहा था कि मेरिट में छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ ये देखिए कि प्रोसीजरल लैप्स हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां जज ने, चूंकि हमारे वकील अकेले मेरे दोस्त हैं आदित्य चौधरी, वो लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक वकीलों की फौज थी, बड़े बड़े भारत के नामी गिरामी वकीलों की फौज थी। तो जज भी जब वकीलों का चेहरा देखते हैं उसके हिसाब से न्याय करते हैं। पूरी जुडिशरी पे एक लंबा लेख और फैक्ट के साथ मैं इस पे लिखूंगा जब भी हमें मौका मिलेगा। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये मेरे घर के सामने, अगर मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मेरे कोई जमींदारी की और मेरे पिताजी की जमीन की लड़ाई यहां पे नहीं है। अगर आपके घर के सामने कूड़ादान खोद दे, कचरा फैला दे, आपको गलत साजिश में फंसाए, 2-2 मुकदमे में फंसाए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े, तो ये क्यों हम लड़ रहे हैं? किस लिए? मुझे तो कोई व्यक्तिगत कोई समस्या ही नहीं। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ चाहूं, रोहित वमुला,
लगातार वाइस चांसलर के साथ वो सवाल उठा रहे थे। कल मैंने इस पे एक एपिसोड बनाया था। वाइस चांसलर वो कह रहे थे कि 10 mg जहर दे दीजिए सारे दलित छात्रों को और एक रस्सी दे दीजिए, क्योंकि चप्पे चप्पे पे यहाँ पे जो है आपको जो भी बोलने वाले लोग, सवाल उठाने वाले लोग, जो भी इस तरह के होंगे उसको तरह तरह से, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि रोहित वेमुला जिस फेज से गुजरा होगा उससे कई गुना ज्यादा हम लोग ऑलरेडी तरह तरह की लड़ाइयां लड़ चुके हैं। धरना से लेके, प्रदर्शन से लेके, मुकदमे से लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार मुझे किया गया 5 साल के। किस लिए? कि हमने कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, एलजी को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा। तो 5 साल दीवार रखा गया, 2 इंक्रीमेंट कट की सिफारिश की गई। तो ये किस लिए? क्योंकि सांस्थानिक साजिशें, जिनका जो पूरा फिefdom है, जो यहां पे पूरा दबंग की तरह रहते हैं, जो अपनी जागीर समझते हैं, वो समझते हैं कि अगर ऐसे लोग यूनिवर्सिटी संस्थानों में आ भी गए हैं तो चुपचाप रहें, चुपचाप नौकरी करें, जी हजूरी करें, आंख में आंख मिला के बात न करें, नमस्ते करें, तमाम। ये कोई अंबेडकर पे बात नहीं हो, पेरियार पे बात नहीं हो, लोहिया पे बात नहीं हो, कुछ नहीं हो, उनके खाली मनुस्मृति की जय जय करिए। तो इसलिए सांस्थानिक साजिशें लगातार हो रही है। फिefdom है एक तरह का, और फिefdom डेमोक्रेटाइजेशन ऐसे नहीं होगा। इसका कारण मैं अपने बहुजन जमात में मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि जब हमारे जैसे लोग या पायल तडवी या रोहित वेमुला जैसे लोग जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमारा समाज ये समझता है कि वो व्यक्तिगत लड़ाई है। वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, वो किसी जमात से, किसी समाज से आया होता है। वो एक सफलता की ओर जा सकता है, उसको जानबूझ के दबाने के लिए इस तरह की साजिशें होती हैं, और हमारे लोग गिद्ध की तरह बैठ के सिर्फ देखते रहते हैं, संघर्ष के समय साथ नहीं आते। वो किसी अप्रिय घटना घटने का इंतजार करते रहते हैं। मुझे अपने सांस्कृतिक शत्रुओं से क्या लेना देना है, वो तो हमारा दमन करेंगे ही करेंगे, उनकी तो ये नियति है। इसलिए डेमोक्रेटाइजेशन अपने आप नहीं होगा। जो जिनको डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिए उनको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े हुए ये संस्था का प्रजातांत्रिकरण, इसका लोकतांत्रिकरण ये संभव नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 23 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद मैं कह रहा हूं, अब मुझे कोई किसी से डर नहीं है और न किसी से कुछ मांगा है। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी ही नहीं। हमारे जैसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज भी जाता है। लेकिन हमारे बहुजन जमात के लोग उस समय उस मेडिकल कॉलेज में, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में जाके 100-200 लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, उसको किसी तरह का मदद नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अपने अधिकार और सम्मान किसी को मुफ्त का नहीं मिलता है। परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। जब तक सवाल नहीं उठाएंगे डेमोक्रेटाइजेशन अपने आप होगा नहीं। आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको शहादत देनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे कोई डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला है, और रोहित वेमुला तो एक घटना नहीं, वो संकेत था कि इस तरह के दमन आज भी जारी है। कई लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या व्यवस्था फेयर हुआ है? पायल तडवी उसके बाद हुआ। जो एक अप्रिय घटना घटती है वो आपके जहन में आता है। कभी अपने घर के बगल के विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाकर देखिए कि वहां कैसे काम हो रहा है, कैसे वाइस चांसलर काम कर रहा है, कैसे प्रिंसिपल काम कर रहा है, कैसे प्रोफेसर काम कर रहा है। अपने घर के बगल के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर पता कीजिए, अगर वहां डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं आ रहा है तो उसमें इंटरवीन कीजिए। छात्रों को बोलिए कि सवाल उठाए, तो सवाल नहीं उठाएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेटाइजेशन भाई ये परिवर्तन अपने आप आता नहीं है। हमारे जैसे लोग आएंगे, लिखते पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, समाज लोग साथ आए नहीं आए, अपना जो काम है वो करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे। और जो लोग ये समझते हैं, अभी मेरा एक इंटरव्यू कर रहे थे साथी, लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो गुलाम में और ऐसे लोगों में क्या अंतर है? जानवर और ऐसे लोगों में, जब आपके सामने अत्याचार हो रहा है,
आपके सामने जब दमन हो रहा है और तब आप पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, तो जब आप नहीं बोल सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो आपको होने का क्या मतलब है? तो हम लोग ये, रिंकू भाई ने कहा कि बोलना है इसलिए बोल दिया, लेकिन आजकल कहीं पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान है और अंबेडकरनामा यूट्यूब चला रहा हूँ, लगातार अंबेडकर साहब की राइटिंग पढ़ रहा हूँ और उस पर वीडियो जारी है, पेज नंबर फुटनोट्स के साथ। आज मैंने यूनिवर्सिटी अंबेडकर और रोहित वेमुला पे एक वीडियो बनाया था, आप सब जाकर देखें। और कष्ट के साथ भी कह रहा हूँ कि जिस लड़ाई को आप व्यक्तिगत लड़ाई समझते हैं, बेसिकली हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, समाज के मुद्दे लगातार उठाते हैं, इसलिए लगातार हमारे जैसे लोगों पर दमन होता है, शिकंजा कसा जाता है। रोहित वेमुला पे उसी तरीके से शिकंजा कसा गया था। इसलिए समझिए, आपसे कुछ मांगा नहीं है, आपसे ना वोट मांगा है, ना चंदा मांगा है, ना पैसा मांगा है। तो ऐसे लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, पूरी किताब में लिख सकता हूं अपनी इस पूरे लड़ाई पे। 25-30 साल का जो लड़ाई है, जो कोर्ट के मुकदमे हैं, जो एक्शन और रिएक्शन है, उसमें मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। इतने मटेरियल मेरे पास हैं। लेकिन आखिर किस लिए मिली? तो नौकरी हो गई थी, मेरी क्या जरूरत थी बोलने की? इसलिए कि लगातार वो सवाल उठा रहा हूं, लगातार इस वंचित जमात के लिए, उस कई बार मुझे कई लोगों को देखकर लगता है इन मरे हुए लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिसको न तो डेमोक्रेटाइजेशन का ढेला भर समझ है, नहीं तो जो लोग लड़ रहा है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी लड़ाई लड़ते हैं कि आप नेता बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अजीब सवाल है। अगर मैं अमुक आदमी पे किताब लिखूं तो उन पे आप लिखे, इस पे क्यों नहीं लिखे? अजीब सवाल है। किताब लिखना जैसे लगता है कि दाल भात खाने के बराबर है। तो हमसे जब पूछा था, भाई नेता का मतलब एमएलए एमपी थोड़ी होता है। जो संघर्ष करता है, सवाल उठता है, पढ़ता लिखता है, हमको लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं। मेरे हिस्से का जो काम है, एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम है कि जलते समय के जलते प्रश्न पे, जलते मुद्दे पे क्वेश्चन करना, सवाल खड़े करना, लगातार निर्भीक निडर होके ये सवाल खड़े करना, ये हमारा काम है। करता रहता हूं। समाज को जो समझ में आता है समझे, हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। और उम्मीद है कि अगर आप, ये मेरी किताब है, देख लीजिए, और कितने रोहित, ये 2016 में मैंने लिखी थी। और रोहित वेमुला के जितने रोज आंदोलन में जाता था दोपहर में कॉलेज के बाद, और जितने लेख हमने सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे लिखा है, उसका एक कलेक्शन है। और इसमें छोटी छोटी बारीकियां हमने बताई हैं कि किस तरह से होती हैं सांस्थानिक साजिशें, किस तरह से होती हैं सांस्थानिक दमन, और इसी में ये लेख है। और इस तरह के बहुत सारे एविडेंस होंगे। इसलिए साथियों, नट शेल में बहुत बड़ी बड़ी बात कहने की बात नहीं है। बात है कि यहाँ रोज संघर्ष हो रहा है, रोज लड़ रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में आकर देखिए कि मास्टर लोग एक मकान खरीद लिया है, एक कार खरीद लिया है। अब बोलता है कि मेरी नौकरी सस्पेंड हो जाएंगे तो हमारा किस्त कौन देगा? आप जिंदगी उनकी गुलामी में चले गए। 65 साल तक जब तक रिटायर नहीं करेंगे, जब तक वो गुलामी रहेंगे। एक प्रोफेसर जिस समाज का ये बोले, ये समझे, उसके सामने मेरे कॉलेज में आइए, 50 लोग होंगे तकरीबन, एक आदमी खड़ा नहीं होता है। उनको जब जरूरत होती तो हम जैसे लोग जाके लड़ते हैं। तो ऐसे जिस समाज के इंटेलेक्चुअल ऐसे होंगे, क्या विश्वविद्यालय का डेमोक्रेटाइजेशन होगा? जहां पे लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत चंद स्वार्थों के लिए वाइस चांसलर और अथॉरिटीज के आगे पीछे हां में हां मिलाएं, वो आपका डेमोक्रेटाइजेशन करेगा यूनिवर्सिटी का? तो इसलिए बात समझिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और हमें क्या है, 23 साल नौकरी कर चुका हूं, 8-10 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 2 प्रेस में हैं, लगातार पढ़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा। लेकिन ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार, रोस्टर से हमें क्या लेना देना था? हम तो ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। रोस्टर की लड़ाई अपने जेब से लाखों रुपए खर्च करके किसके लिए लड़ा जा रहा था? इस सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन नहीं, हमारा समाज, उसको सब कुछ चाहिए। इसलिए हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। सब कुछ सिस्टम, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो रहे हैं। सब घर में सोए हुए हैं कि मेरा ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए। अरे ऐसे थोड़ी होगा। संगठन में शक्ति है। आप आइए
अपने अपने घर के इर्द गिर्द आसपास मॉनिटरिंग कीजिए, नजर रखिए कि प्रिंसिपल प्रोफेसर क्लास ले रहा है कि नहीं, तो आपके बच्चों का दमन तो नहीं कर रहा, आपके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो अपने बच्चों को ही आप गुलाम बनाएंगे कि चुपचाप दब्बू बन के रहना है, तो यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का कभी भी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि विश्वविद्यालय जो सिलेबस बनाता है उनमें भी पॉलिटिक्स होती है। विश्वविद्यालय बच्चों का भविष्य तय करता है। विश्वविद्यालय बना है विश्व शब्द से, दुनिया के तमाम हवाएं, तमाम चारों दिशाएं से विचारधाराएं आती हैं, जाती हैं। ये यहां पे मशीन बनाया जा रहा है। दार्शनिकों को नहीं पढ़ाया जा रहा, अंबेडकर को नहीं पढ़ाया जा रहा है, फूले को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह की बौद्धिक शिक्षा दी जा रही है? मैकेनिकल डिग्री लेकर मशीन बनना और जाके नौकरी करना विश्वविद्यालय का ये काम नहीं। विश्वविद्यालय का काम है बुद्धिजीवी पैदा करना, जो अपने समय के ज्वलंत सवालों पे, मुद्दों पे सब लिखे, पढ़े, बोले। इसलिए साथियों, सिर्फ मुझे ये कहना है और अपने समाज से शिकायत करने के लिए भी ये बात कह रहा हूं कि जब कोई सुसाइड कर लेता है, प्रिय घटना घट जाती है, तब नींद खुलती है, तब तक अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। जब पूरा शहर पे बम गिर रहा हो तो आप अपना कितना भी बुलेट प्रूफ घर बना लेंगे, बचेंगे आप भी नहीं। तो जहां जहां जिस संस्थानों में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर एक तरह से आपको पहरुआ की तरह, प्रहरी की तरह आपको काम करना पड़ेगा। जो आदमी जहां संघर्ष कर रहा है उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। वो उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बात हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो है ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी। और मुझे भविष्य में लगता है कि इस तरह के दमन और शोषण, आपके नेता तो बोल नहीं रहे हैं, सब लोग, आपके नेता के एजेंडा में तो है नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इस समाज ही को जगना पड़ेगा ना। और लोहिया जो कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो उसी तरीके से विश्वविद्यालय की सड़कें जब सुनसान हो जाएंगी तो यहां ऑथोरिटी भी निरंकुश हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी, आप सबकी है कि डेमोक्रेटाइजेशन ही नहीं, अब तो जो भी विश्वविद्यालय और जो संवैधानिक संस्थाएं थी इस सरकार में, उसका क्या हाल हो रहा है आप सब देख रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और देख रहे हैं किसान रोड पे है। सारे जमीन को अब पूंजीपतियों को देने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ वैसे भी जो बहुजन जमात है उसके, देखिए किसान डटे हुए हैं ना, ट्रैक्टर लेके आए हैं, डटे हुए हैं। और हम लोग अपने लिए जीते हैं। अरे आने वाले भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी देने की तैयारी कीजिए, तब जाके बात बनेगी। किसान डटे हुए, आप भी अपने अधिकारों के लिए डटिए, नहीं तो सब कुछ बिक चुका है। रिजर्वेशन वैसे ही अब मान के चलिए कि वो खत्म हो चुका है, कहीं कुछ है नहीं। और पुनः वही एक तरह से आप समझिए कि पेशवा युग में जाने की तैयारी है, लेकिन इस बार मॉडर्न पेशवा युग होगा। इस बार आपको कमर में मटका नहीं बांधा जाएगा, गले में झाड़ू नहीं बांधा जाएगा, गले में मटका नहीं बांधा जाएगा। इस बार चश्मा पहना के कराया जाएगा गुलामी ही। इसलिए शुक्रिया साथियों, और अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। लगातार डटे रहिए, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक ये मान के चलिए कि कोई इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, आजकल न्यायालय भी डेमोक्रेटाइज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटाइज नहीं हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर संविधान अच्छा भी हो और लागू करने वाले लोग बुरे हुए तो संविधान बुरा साबित होगा। और यदि संविधान बुरा हो और उसके लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो ये समझिए, ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइट बैक। आपको इंस्टीट्यूशन को बचाने की लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी, तभी जाके रोहित वेमुला बचेंगे, नहीं तो आने वाले दिन में चुनौतियां बहुत गंभीर है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात हो।